कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक दिन में 1,50,000 हिंदुस्तान के नागरिक अपने ही देश में पलायन करके दिल्ली आ गए, बॉम्बे आ गए। अरे साहब, कैसे जिए वो? टिश्यू। पहले वहां एक बड़ा उद्योग था पत्थरबाज। आज पत्थर भी वही है, युवा भी वही है, लेकिन हमने उन पत्थरों का प्रयोग वहां सड़क बनाने के लिए किया है, जोजिला टनल बनाने के लिए किया है, और उन युवकों का हाथों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के विकास के लिए किया है। आपको समझ आना चाहिए, बिफोर मोदी एंड आफ्टर मोदी, इट इज अ हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सर, आपने अमित शाह जी के साथ भी काम किया है नजदीकी से, उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली कैसी है? मेहनत वर्ड छोटा है, मेहनत की प्रकाष्ठा। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में उनको काम करते देखा, मैं ये देश का काम है तो रात 3 बजेंगे कि 4, ये मत देखो, करना है तो करना है। सर, ये जो नया डॉक्ट्रिन है भारत का कि हम एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, सर भगवान ना करे अगर भविष्य में पहलगाम जैसी कोई घटना होती है तो भारत की जवाबी कार्रवाई क्या होगी? भारत की स्पष्ट सोच है, जिसके हाथों में हथियार हैं, जो भारत के नागरिकों की हत्या करना चाहता है, उसे कब्र में पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, और ये भी स्पष्ट कर दिया पाकिस्तान, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जी, आपने जो मिसाइल चलाई थी इतने लाख रुपए की थी। दुश्मन का मुकाबला करते समय भारत की सेना रेट लिस्ट निकालकर गोला बारूद मिसाइल नहीं चलाती, दुश्मन की नीयत देखकर अपने निर्दोष निहत्थे नागरिकों का न्याय लेने के लिए चलाती। 26/11 की घटना होती है, क्या होता है अगले धब्बू नेतृत्व? 4 अखबारों में खबर छपती है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। आज क्या है? आप गोली दोगे तो यहाँ से गोला आएगा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर जाकर मारेंगे। ये प्रतिशोध नहीं है, भारत ने न्याय दिया। ये राष्ट्र धर्म है सर, ये न्याय है। मैं न्याय दिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द 3rd एपिसोड ऑफ द कश्मीर डायलॉग्स विद जय थडेश्वर। ये एक स्पेशल सीरीज जो हम रन कर रहे हैं, वहां पे हम कश्मीर की बातें करते हैं, कश्मीर के प्रॉब्लम्स की और पॉसिबल सॉल्यूशंस की बातें करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ बातें करते हैं जिन्होंने कश्मीर में डीपली जमीनी स्तर पे बहुत सारा काम किया हो, वहां के लोगों को जाना हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा हो, परखा हो। और आज यही बातें करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्री तरुण चुग जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के प्रभारी है। उन्होंने कश्मीर में सालों तक डीपली जमीनी स्तर पे बहुत काम किया है, खास करके घाटी में, जम्मू में, लेह और लद्दाख में भी उन्होंने वहां के युवाओं के साथ, वहां की कम्युनिटीज के साथ, वहां के लोगों के साथ जमीनी स्तर पे काम किया है, उनके प्रॉब्लम्स को जाना है, उनकी समस्याओं को गवर्नमेंट तक पहुंचाया है और उनको सोल्यूशंस भी दिलवाया है। कश्मीर के बारे में बात करने के लिए फ्रॉम द पॉलिटिकल सर्कल आई कुड नॉट हैव गॉटन अ बेटर गेस्ट देन मिस्टर तरुण चुग जी। दोस्तों, आज हम उनसे जानेंगे कि कश्मीर का युवा कैसे सोचता है, कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस क्या है, लेह और लद्दाख में डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या चेंजेस आए हैं। ये सारी चीजों के बारे में आज बहुत डीपली हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये पॉडकास्ट को अंत तक देखिए। थैंक यू। नमस्कार सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। सर, ये पॉडकास्ट मैं एक सीरीज के अंतर्गत कर रहा हूँ जहाँ पे मैं कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बातें करने वाला हूँ। जो पहलगाम के अटैक्स हुए, उसके बाद जो भारत की जवाबी कार्रवाई हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में ये मैं कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ और अलग अलग फील्ड से लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ। ये पॉडकास्ट सबसे महत्वपूर्ण है बिकॉज आप सरकार से नज़दीक है और पॉलिसी लेवल पे क्या सोचा जा रहा है, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए क्या सोचा जा रहा है, वो भी हम बातें करेंगे। सर, सबसे पहले तो गुजरात की ऑडियंस आपको ज़्यादा देखेगी क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस गुजरात की है, तो उनकी ओर से मैं आपको वेलकम करता हूँ शो पे। धन्यवाद। गुजरात अपने पंजाब के बाद सबसे नज़दीक मेरे गुजरात है, क्योंकि गुजरात ने काफ़ी समय काम सीखा है, चाहे वो 2007 का चुनाव हो, 12 का हो, 17 का हो या 22 का हो। तो मैं महीनों गुजरात में घूमा हूं और गुजरात के कार्यकर्ताओं से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। गुजरात वैसे भी एक ऐसा राज्य है
जिसके अंदर कई फ्लेवर है और वो सभी फ्लेवर मिलके मीठी मिर्ची से लेकर कड़वी मिर्ची तक, दाहोद से लेकर पोरबंदर तक सभी कलर है, इसलिए बहुत कलरफुल है। यस सर, इसलिए हमारे मोदी जी ने जब टूरिज्म का कैंपेन किया था गुजरात का, तब वाइब्रेंट गुजरात ये सूत्र दिया था। इट्स वेरी वाइब्रेंट स्टेट सर, थैंक यू सो मच। सर, आपने जम्मू कश्मीर में ज़मीनी स्तर पे बहुत काम किया है, तो पहले अगर लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे दे कि आपका वहाँ पे क्या काम रहा है एज द इंचार्ज ऑफ द स्टेट फॉर बीजेपी, उसके बाद फिर मैं जो मेरे क्वेश्चन है वो शुरुआत करूंगा। जो आपने गुजरात की बात कही, मैं समझता हूं इस सदी के 3 बड़े नायक गुजरात की धरती ने दिए। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये 4 ऐसे नायक हैं जो गुजरात की धरती ने भारत की राजनीति में हमें दिए हैं। और आज आजादी के बाद और आजादी से पहले अगर इन्हें 2 अध्यायों में मान लें, तो जो पहला अध्याय है आजादी से पहले वाला और आजादी के कुछ साल तक का, तो महात्मा गांधी जी का और सरदार पटेल का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। लौह पुरुष कैसे देश की सभी रियासतों को इकट्ठा करते हैं और देश के किसान से लेकर देश के हर फील्ड में काम करने वाले को प्रेरणा देते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पोरबंदर से निकलकर जो महात्मा गांधी ने पूरे विश्व के अंदर भारत की चमक बढ़ाई और भारत की सोच को पूरे विश्व तक पहुंचाया, उनका भी देश के महापुरुषों पर, देश के हमारे पवित्र ग्रंथों पर उनका अध्ययन भी था और उनका विश्वास भी था। तो देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान है। वो करतार सिंह सराभा का भी है, वो चंद्रशेखर आजाद का भी है, वो भगत सिंह का भी है, वो तांत्या टोपे का भी है, वो महारानी झांसी का भी है। एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी है, महाराणा प्रताप का भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है। मराठा सैनिकों ने जो किया है, सेनापतियों ने जो किया है, भुलाया नहीं जा सकता। उसमें महात्मा गांधी और सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी तरफ देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति को जो दिशा दी है, मैं समझता हूं इट इज अ हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि भी बदली है, भारत की दमक भी बदली है। भारत की दमक मोदी जी के नेतृत्व में आज दिख रही है कि कैसे एक नेता देश को अभिभावक की तरह चलाता है। चाहे वो कोरोना की महामारी का राक्षस हो, उससे लड़ने की बात हो जिसका किसी को पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन से लेकर अनलॉकडाउन तक, कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए एक बेड से लेकर वेंटिलेटर तक, ऑक्सीजन से लेकर एक एक नागरिक को बचाने की योजना बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। और जो आंकड़े आ रहे थे कोरोना के आने के समय, जब कोरोना की आहट आ रही थी, तो ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कह रहे थे भारत के पास तो कोई तंत्र नहीं है, भारत अपने नागरिकों को बचा नहीं पाएगा। और सबसे कम अनुमान जो लगा रहे थे लोग, उनका कहना था कि 33% भारत की आबादी मर जाएगी। ऐसे चैलेंज के समय एक पिता जैसे बच्चों को बचाता है, एक मां जैसे अपनी ओट में बच्चों को ले लेती है, वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिन किया। और वो घटनाक्रम
जब पूरी दुनिया के विकसित राष्ट्र अपनी उनमें अकड़ थी कि हमारे पास सबसे ज्यादा साधन है और वो घुटनों पर आए और हमने अपने नागरिकों की रक्षा भी की, उनको भोजन भी दिया, उनको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन दी, अगर वेंटिलेटर चाहिए तो वेंटिलेटर दिया, अपने नागरिकों को बचाया भी। और अगर देश के नागरिकों की रक्षा के लिए वैक्सीनेशन की बात की तो वैक्सीनेशन देश में अपने लिए भी पैदा की, अपने नागरिकों को भी बचाया और पूरे विश्व के अंदर ये संदेश कि पूरा विश्व एक परिवार है और भारत की सोच वासुदेव कुटुंबकम की सोच है। हम संजीवनी देना जानते हैं, संजीवनी से दुनिया बचाना जानते हैं। हमने करके दिखाया, करके हमारे ग्रंथों में तो लिखा है, हमने करके मोदी दिखाया। जी इस सदी की आजादी के बाद का जो कार्यकाल है वो एक मसीहा है, वो एक गॉड गिफ्टेड पर्सन है जो देश के लिए दूर तक सोचते भी हैं, केवल सोचते नहीं, उसे इंप्लीमेंट भी करते हैं। वो चाहे फ्रंट कोविड का रहा हो, चाहे फ्रंट देश की सेनाओं की सुरक्षा का या सुरक्षा के विषय का हो। आप देखिए क्या हालात थे कि सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, हमारे धार्मिक स्थानों पर बम ब्लास्ट होते थे, 26/11 की घटना होती है, क्या होता है अगले दिन? अगले दिन क्रिकेट मैच बंद होता है। क्या होता है कि 4 अखबारों में खबर छपती है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। आज क्या है? आप गोली दोगे तो यहां से गोला आएगा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर जाकर मारेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक 1 से 2 स्ट्रांग है, 2 से आज का मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, उससे भी स्ट्रांग है। हमने पाकिस्तान को यानी भारत के अंदर नागरिकों की, निर्दोषों की निर्ममता हत्या करने वाले, निहत्थों की हत्या करने वालों को न्याय दिया है। न्याय, ये प्रतिशोध नहीं है, भारत का प्रतिशोध नहीं है, भारत ने न्याय दिया है। ये राष्ट्र धर्म है सर, ये न्याय है, ये न्याय दिया। मैंने अभी आपको देखा जब आप कोरोना की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे, और जब आपने बताया कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को बचाता है, सुरक्षा देता है, सर मुझे ऐसा लगा कि आप कहीं इमोशनल हो गए। मुझे आपकी आंखों में पानी भी दिखा सर। का विषय आप बताइए कि जरा सोचिए, जब ये आंकड़े आ रहे थे कि 33% लोग मर जाएंगे, तो आप सोचिए आपके घर के 10 लोग हैं, उनमें से 3 मरने वाले हैं। कौन मरेगा? एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और महामारी का राक्षस क्या करेगा किसी को मालूम नहीं, उस राक्षस की मारक क्षमता क्या है वो मालूम नहीं। और 1 से 2, 2 से 3 और परिवार के परिवार तबाह हो जाएंगे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री भागे नहीं, खुद को बंद नहीं किया और अपनी पार्टी को भी बंद नहीं किया। उसने कहा निकलो बाहर, सेवा ही संगठन है। भोजन, गरीब को, भूखे को भोजन दो, जिसको दवा चाहिए दवा दो, जिसको सहारा चाहिए सहारा दो, जिसे हॉस्पिटल पहुंचाना है हॉस्पिटल पहुंचाओ। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने श्री जेपी नड्डा जी की लीडरशिप में 10 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स तैयार किए देश में, जिसमें कोविड 2 और 3 में काम किया। और मैं समझता हूं ये अभिभावक ही है जो सोचता है कि मेरे बच्चे डिप्रेशन में ना आए, उनको बाहर निकाला जाए। आप कभी इमेजिन करिए कि जब उनके पास सूचनाएं आती होंगी कि कोविड की सबसे पहले अगर कोई नीड है तो मास्क है, दूसरी नीड है कि आपके पास किट होनी चाहिए, तीसरी नीड है कि आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए, चौथी नीड है कि आपके पास वेंटिलेटर होने चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, और फिर वैक्सीनेशन होनी चाहिए। ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट अगर फरवरी 2020 जब प्रधानमंत्री जनवरी में काम शुरू किया, अगर उस समय उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए तो उसके आगे लिखा जाएगा 0 0 0 0 0। कुछ भी नहीं। देश के पास एक भी कोविड की किट बनाने के लिए एक भी मशीन नहीं थी। जो मास्क चाहिए
शायद N95 कुछ ऐसा N95 N95 वो एक भी भारत में नहीं बनता था। एक भी भारत के अंदर एक भी बेड नहीं था जहां कोरोना के इलाज हो सके। हॉस्पिटल तो छोड़िए, एक बेड नहीं था। तो इस सारे के अंदर घबराना नहीं, भागना नहीं, मुकाबला करना है, चाहे मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े महामारी रूपी दानव से हो। उस मानव ने करके दिखाया। और आज कहीं पीछे जाके देखिए कि कोरोना का दानव कितना बड़ा था और उस दानव को परास्त कैसे किया। अगर इसमें कोई थीसिस करे तो उसको समझ आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और दूरगामी सोच अद्भुत मिश्रण है भाई साहब, अद्भुत। आपको व्यक्ति मिलेंगे जो दूर तक सोचते होंगे, इंप्लीमेंट नहीं करना जानते। इंप्लीमेंट करना जानते तो रिजल्ट देना नहीं जानते। विजन नहीं है। और यह एक कॉम्बिनेशन है, जानकारियों का भी कॉम्बिनेशन है। देश के अंदर उन्होंने जितना प्रवास किया है, देश की जानकारियां, देश के विषयों की जानकारियां। सर, आपने उनके साथ बहुत करीबी से काम किया। आपने बताया कि आप गुजरात भी हर एक इलेक्शन में 2007 से आए हैं। सर, उनकी छवि वैसे हम सबको बहुत सीरियस लगती है कि ही इज अ मैन ऑफ वर्क, कि वो सबसे पहले काम को देखेंगे, बाकी सारी चीजें बाद में। लेकिन सर, एक सॉफ्ट साइड भी होती होगी। वो प्रधानमंत्री के उस पार भी एक इंसानी तो है। तो वो सॉफ्ट साइड का कभी आपको अनुभव हुआ है? कोई ऐसे किससे? इसको इस ढंग से देखना चाहिए। जब एक पिता अपने बच्चे को कहता है कि बेटा आपको कुल्फी नहीं खानी, आपका गला खराब है, तो टेम्परेरी बच्चे को लगता है कि पिता सख्त है। लेकिन पिता कुल्फी ना खाने देने के लिए कह रहा है, तो पिता के अंदर का दिल आपके साथ जुड़ा है। जिसे आप शक्ति कह रहे हैं, वो उनका अथाह प्रेम है, वो उनका विजन है कि भैया अगर कुल्फी खाओगे तो गला तुम्हारा खराब है, बुखार चढ़ेगा, हॉस्पिटल जाओगे, इसलिए वो बीमारी तुम्हें ना छुए, इसलिए मैं शक्ति से बात करता हूं। और मैं भाई साहब पीएम साहब का फॉलोअर हूं, उनका प्रशंसक हूं, उन्हें एक मसीहा के रूप में मानता हूं। और पिछले 94-5 में वो शायद आए थे पंजाब प्रभारी। तो तब से मैं उनको एक मसीहा के रूप में देख रहा हूँ। क्या विजन सर, है, कुछ अनुभव आप शेयर कर सकें हमारे साथ? क्या सोचने की शक्ति है, कितना दूर तक सोचते हैं और किस तरह चीजों को जमीन तक लाना। आप योजनाएं तो बहुत बनी होंगी, लेकिन 15 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र भाई ने पहला भाषण दिया। क्या बोले? शौचालय। और बोले नहीं, करके दिखाया सर। 12 करोड़ इज्जत घर। राइट। अगर आप मानिए कि उसको अगर 3 बहनें इस्तेमाल करती हों, माँ बेटी 2 बेटियां, 3 बहनें इस्तेमाल करती हों, तो 36 करोड़ बहनों को इज्जत कर दिया। उस समय लोगों को लगता था कि शायद 15 अगस्त की स्टेज बड़ी बड़ी बातें करने की है और जहां जो कभी पूरी नहीं होने वाली। प्रधानमंत्री ने बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करने वाली बातें की, देश के नागरिकों के इंपावर्ड करने की बात करी। रसोई गैस साहब, सुनने में छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी समस्या थी। 12 करोड़ रसोइयों का जो धुआं था वो प्रधानमंत्री जी ने निकाल दिया। आप सोचिए, अगर एक रसोई को 2 बहनें इस्तेमाल करती हों तो 30 करोड़ बहनों पे असर हुआ। उनकी आंखें, उनका फेफड़ा, उनकी आयु, उन पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को कहा था जीरो बैलेंस अकाउंट। लोगों को लगता था ये प्रधानमंत्री का काम है। 62 करोड़ गरीब बैंक तक पहली बार पहुंचे। 62 करोड़ जीरो बैलेंस। और ये कहना स्टेज पर आकर कि जिसकी जेब में पैसा होगा उसका भी बैंक अकाउंट खुलेगा, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसका भी खुलेगा। और आप मानिए कि बैंक का गेट साहूकार के लिए खुलता था। यानी देश की
वित्तीय संस्थाओं का सबसे बड़ा दरवाजा है बैंक। तो बैंक का दरवाजा ही नहीं खुलता था। वो आपके सूट बूट और आपकी पॉकेट के अंदर कितना पैसा है वो बैंक के लिए बैंक का गेट खुलता था। और आप तो शायद छोटे हैं हमसे, हमने वो दिन देखे हैं कि बैंक के अंदर अकाउंट खुलाना होता तो किसी साहूकार से आपको साइन लेने पड़ते थे बैंक के फार्म पर। वो पूछता था क्यों खुलाना है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, क्यों, उसको तो साइन करने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के बाद किसी को साइन नहीं लेने हैं। सर ये आपको छोटी चीज लग रही होगी, लेकिन 12 रुपए में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 330 रुपए में नॉर्मल इंश्योरेंस। यानी प्रधानमंत्री जी ने, मैं जो समझता हूं, भारत की जनता के लिए देश के खजाने का गेट खोला। 3 सेक्टर जो गरीब के लिए थे ही नहीं। 1 बैंकिंग यानी सेविंग, नंबर 2 सेविंग। आप याद करिए, माँ हमारी 20 रुपए का लाल रंग का नोट चावल के डिब्बे में रखती थी कि कभी जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। उस सोच को सोचकर प्रधानमंत्री ने किस तरह बैंकिंग, सेविंग और गरीब जोड़ दिया। इंश्योरेंस का मतलब होता था अमीर आदमी के, लग्जरी हुआ करती थी। इंश्योरेंस का इनकम टैक्स भरने वाला इंश्योरेंस कराता था। तो उन्होंने कहा 1 रुपया महीना, यानी गरीब इंश्योरेंस कराए। सचमुच इस देश के अंदर गरीबों का मसीहा अगर कोई वर्ड किसी के लिए है, गरीबों का हित चिंतक, गरीबी के दर्द को समझने वाला और इन सब को समझते हुए उसको इंप्लीमेंट करने वाला कोई व्यक्ति है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। टिश्यू सर आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की कि देश के गरीब लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए। सर ये जो हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव किया है कि देश की 60% जनता अभी बैंक के साथ जुड़ी है, वो आंकड़ा 2080 में अचीव होना था। 2080 में अचीव होना था। पिछली सरकारों ने जिस तरीके से काम किया, अगर वो पैमाने पे अगर प्रगति होती तो 2080 में वो आंकड़ा अचीव होना था। हमने 2024 में करके दिखाया। सर साहब, इतनी बड़ी बात है। देश की आजादी के लगभग 70 साल तक हमने कितना तरक्की की उसका अंदाजा लगाइए कि 18,000 गांव ऐसे थे भारत के जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यानी एयर कंडीशन चलाने वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं, रात को बच्चा पढ़ सके एक बल्ब, गर्मी में पंखा चल सके उसके लिए एक बल्ब, एक कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। झोंपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को, चाहे वो पहाड़ पे है, चाहे वो रेगिस्तान में, चाहे टापू पे है, उसको बेसिक नीड्स। आपको लगता होगा साहब 14.5 करोड़ घरों पर पीने का पानी नलके से पहुंचाना, क्या ये भगीरथ की कार्य नहीं है? हम बचपन से पढ़ते आए, अपने माँ बाप से कहानियां सुनते थे या दादी से कहानियां सुनते थे कि गंगा को भगीरथी धरती पे लेके आए। जो काम भगीरथी जी ने गंगा पे लाने का किया था, उस जल को यानी अमृत को यानी पवित्र जल को 14 करोड़ 50 लाख से ज्यादा घरों में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये भगीरथी कार्य है कि नहीं है? सर यही काम का ट्रेलर उन्होंने गुजरात में दिया था, नर्मदा का पानी घर घर तक पहुंचाया। हम जब बड़े हो रहे थे तो लोग कहते थे परिवार के कि एक जनरेशन में नहीं, मकान यानी घर 3 से 4 जनरेशन में एक बार बनता है। जो आपने घर लिया उसमें 3 जनरेशन कम से कम रही होंगी। आप पुराना घर देखिएगा तो दादाजी, परदादा, फिर आपके पिताजी आए, फिर आप आए, तो 3-4 जनरेशन के बाद एक घर आता था। मोदी जी ने 4 करोड़ घर साहब, 4 करोड़। एक घर में अगर 5 लोग रहते हो तो 20 करोड़ लोगों को छत दी है। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी। और किसके लिए? जिसके पास सेराडोन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसको कहा कि 5 लाख रुपया तुम्हारे लिए मेडिकल इंश्योरेंस का है। सर ये क्या कॉन्फिडेंस देता है जनता को कि मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर घर में कोई बीमार हो गया तो उनकी सालों की सेविंग्स जो है वो खर्च हो जाती थी, लोग रोड पे आ जाते थे। आप थोड़ा सा हमसे छोटे हैं,
आधी उम्र होगी, ऐसे बोलते थे बीमारी और कचहरी अगर आई है तो घर बिकेगा, राइट, गहने बिकेंगे। और लोग इसलिए अपनी बीमारी छुपाते थे कि बीमारी पता लग गई तो बच्चे इलाज कराने ले जाएंगे तो ये छत भी बिक जाएगी, मेरे को तो जाना ही है, तो मैं 50 की उम्र में जाऊं या 70 की उम्र में जाऊं, मेरे को तो जाना ही है, तो कम से कम पीछे वालों को बचा जाऊं। सर आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं 2020 में पहली बार उत्तराखंड गया। जब हम ट्रैवल कर रहे थे, हमारे जो ड्राइवर थे वो उत्तराखंड के ही थे। उन्होंने कहीं पे गाड़ी रोकी और वहाँ पे सामने एक छोटा सा गांव था पहाड़ियों पे। वो गांव में कुछ 70-80 घर थे। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैं हर एक जगह के लोगों के राजनीतिक विचारों में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैंने पूछा कि आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं। सर फर्स्ट सेंटेंस ही सेड वाज, वो भगवान है हमारे लिए। मैं शॉक हो गया, इतना बड़ा स्टेटमेंट पहले सवाल पे कोई कैसे बोल सकता है। मैं बोला ऐसा क्यों? तो बोलता है देखिए वो सामने गांव दिख रहा है, मेरा गांव भी ऐसा ही है, कुछ 50-60 घर है, पहाड़ियों पे गांव है। 2014 तक वो गांव में ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना पढ़ाई थी। आज सब है। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे घर पे पानी आता है, हमारे घर में बिजली है और अच्छी सड़कें हैं। जो हमको 70 सालों तक नहीं मिला, वो अगर हमें किसी ने दे दिया तो हमारे लिए भगवान नहीं तो और क्या हो। साहब आप देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आप पहाड़ पे रहते हैं कि रेगिस्तान में रहते हैं, आपके गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने गप्पे दिए हैं। देश के खजाने को खोला है गरीब के लिए। ऐसा नहीं है कि विकास के लिए रोका है। आप जितने एयरपोर्ट देश को चलाने वालों ने 70 साल में बनाए थे, 65 साल में बनाए थे, उससे 4 गुना हमने 11 सालों में बनाए। रेलवे स्टेशन, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल की स्पीड, रोड्स, तुलना ही नहीं कर सकते। लेकिन इन सब चकाचौंध के बीच में मंगल में भी जाएंगे, चंद्रमा पे भी जाएंगे, विश्व के अंदर भारत का परचम भी फहराएंगे, लेकिन झोंपड़ी नहीं भूलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन की सोच को यथार्थ रूप देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पिछले 11 वर्षों में किया है। और ये करते हुए मेहनत की प्रकाष्ठा पल पल अपना भारत की पग पग भूमि के गरीबों को ऊपर उठाने के लिए किया। अगर इस देश की इस सरकार को अगर सबसे ज्यादा कुछ काम मैं मानता हूं तो गरीबों को इम्पावर्ड करने का काम। आप जरा सोचिए कि 2014-26 मई से पहले जिसकी झोंपड़ी में पानी नहीं था, आज पानी पहुंचा। उसकी झोंपड़ी में रसोई गैस नहीं थी, रसोई गैस पहुंची। उसकी मेडिकल इंश्योरेंस हुई, उसके झोंपड़ी को पक्का मकान मिला, उसके घर में शौचालय बना, उसके बच्चे को स्किल के माध्यम से स्किल्ड किया गया, उसको रोजगार युक्त किया गया, उसको मुद्रा लोन के माध्यम से उसको फाइनेंशियल एम्पावर्ड किया गया, उसके जीवन को 12 रुपए से जीवन चक्र के दायरे से सुरक्षा दी गई। अगर इस टोटल एक झोंपड़ी के अंदर इस पैकेज को मानेंगे तो उसकी झोंपड़ी में बिजली, पानी, रसोई गैस, अगर उस यूनिट को मैं मानूं कि वो ही भारत है, तो उस भारत को जगाने का काम, जगाना यानी रोशनी, उस भारत में पानी का काम, नल, उस घर के शौचालय का काम, उस घर को रसोई का काम, पढ़ाई का काम, और सबसे इंपॉर्टेंट 80 करोड़ गरीबों में से कोई भूखा ना सोए। भाई साहब, दुनिया की सबसे बड़ी फ्री राशन योजना हमारी सरकार चला रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार चलाई है, क्योंकि उसको पता है गरीबी किसे कहते हैं। राइट। 80 करोड़ को आप समझते हैं, लगभग पूरा यूरोप। ये जो लोग अपने आप को विकसित राष्ट्र कहते हैं, उन राष्ट्रों की 2 से 3 गुना आबादी कर लो, उसको तो हम फ्री राशन देते हैं भाई। कोविड की महामारी में अमेरिका में चित्रण था, लोग लूट रहे थे। दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज में राशन की दुकानें लूट रही थी, और यहां स्वयंसेवक, घर पे जाके वॉलंटियर्स, राइट, खड़का के दरवाजा पूछते थे कुछ चाहिए तो नहीं। राइट, बहुत बड़ी बात है सर। और उसमें स्वयंसेवी संस्थाएं जो भारत की बेसिक आत्मा है। दिशा प्रधानमंत्री ने दी, नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री पर दुनिया को इतना विश्वास था भारत के लोगों को, लोगों ने गेट खोल दिए। अपने जितने धार्मिक संस्थान है सबने गेट खोल दिया है, और वो किया है जो वर्ल्ड में एग्जाम्पल है।
कि 4 दिन का भोजन है मेरे पास, तो एक दिन में 4 लोग खाएंगे, कोई बात नहीं, कल का कल सोचेंगे, मोदी है तो पहुंचेगा। ये मोदी जी की सरकार के कई आयाम हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण आयाम है कि इस देश के गरीब को एड्रेस करना और उस एड्रेस के माध्यम से स्कीम लाना और उस स्कीम को आखिरी पायदान तक पहुंचाना, आखिरी पायदान। सर, आपका उनके साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ कोई ऐसा पर्सनल किस्सा जो आप बता सके जिसने आपको भावनात्मक तौर पे इंस्पायर किया हो? ऐसा है कि बहुत घटनाएं हैं, मैं उनको कई सालों से फॉलो कर रहा हूं, उनके पद चिन्हों को ही देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रभक्ति, मेरे को ज्यादा कारगिल की विजय हुई थी, कारगिल की विजय की अगले, जब कारगिल वॉर चल रही थी, तो वहां कौन कौन फौजी घायल है, किस हॉस्पिटल में है, उसके परिवार का व्यक्ति भारत के किस कोने में है, उसकी चिंता कर रहे थे, जमीन पर खुद काम करके। वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के प्रभारी थे, केंद्र उनका चंडीगढ़ था, लेकिन वो समय करगिल में थे, द्रास में थे। एक एक फौजी से पूछना वो कहाँ का है, उसके घर पे क्या स्थिति है, और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि जो शहीद हुए हैं सरकार जो देगी देगी। कारगिल की वर्षगांठ जो अगला साल आया, पहला साल, तब नरेंद्र भाई वहां थे द्रास में। तो वो इसलिए नहीं कि उस समय तो वो किसी लेजिस्लेटिव पद पे नहीं थे, देश के अंदर अपनी मिट्टी के लिए, अपनों के लिए तड़प, अपनों के लिए तड़प, देश के सैनिकों के लिए तड़प। हम लोगों को वो कहते थे कि भाई ये सेना यहां से जा रही है तो इसका रास्ते में स्वागत होना चाहिए। अगर सेना के लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो, क्योंकि वापसी भी बड़ी थी, जब युद्ध समाप्त हुआ तो लोग वापसी भी भेजेंगे, तो रिजर्वेशन है कि नहीं है ये मत देखो, वो देश का सिपाही है, सीमा का प्रहरी है, उसकी भूमिका देखो। सर, आपकी उम्र क्या होगी वो समय पे? मैं 28 साल का था जब प्रधानमंत्री जी वहां आए पंजाब में, तो मैं 24-23 साल का था। तो मैंने तो वेरी लकी यू आर। मैं समझता हूँ वो उस महापुरुष के, उस महामानव के एक मसीहा है भाई साहब, सच कह रहा हूं, मसीहा। आप कभी सोचिए, जो हमारी कमजोरी थी उन्होंने उसे ताकत बना दिया। लोग हमें कहते थे लड़खड़ाता हुआ भारत। अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी थी कि हमारे एक प्रधानमंत्री जी को तो सोना गिरवी रखना पड़ा था, मैं एक बता रहा हूं। दूसरी हमारी कमजोरी थी भ्रष्टाचार। तीसरी कमजोरी ऐसी थी कि देश का प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर कहते थे, राजीव गांधी जी, कि मैं 100 रुपया भेजता हूं, 85 रुपए चोरी होते हैं, 15 रुपए पहुंचते हैं, तो कुछ करो उसके लिए। नहीं, वो उन्होंने कमजोरी गिनाई खुद की। मोदी जी ने कमजोरी समाप्त करके उसको ताकत बनाया। वही डगमगाती अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की ताकत बना दिया, और उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करके नीतियों के माध्यम से, दूरगामी सोच से, वही भारत जो 14वें 15वें नंबर पर था, आज विश्व की पहली 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, दुनिया की सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था बनी है। कोविड हो या युद्ध हो, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं हिलती, हिली नहीं, भूकंप रोधक बना दिया। जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। लोग कहते थे भारत सफेद झंडा दिखाने वालों का देश है, चर्चा करने वालों का देश है, वार्ता करने वालों का देश है, बैठ के करने वालों का देश है। चित्रण बदल दिया। सब कभी सोचिए कि सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार हो, या सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट हो, या उरी हो, या ऑपरेशन सिंदूर हो, छोड़ दो 26 मई 2014 से पहले, दिखाओ ना ऐसा कोई जो आज चर्चा करते हैं। क्या किया था? 26 11 हुई थी,
सर ऐसे तो क्या मजबूरी रही होगी तब कि हमने कुछ भी नहीं किया 26/11 में नेतृत्व की साहस ही नहीं था, धब्बू नेतृत्व था। आखिर सेनाएं काम करती, लेकिन सेनाएं किनके इशारों पर काम करती, कौन पीछे खड़ा था? ऐसा भी कहा गया साहब आप, मैं जम्मू कश्मीर देखता हूं, सीआरपी के जवान के हाथ में AK-47 है, सिर पर हेलमेट है, पूरी वर्दी डाली है, लेकिन चलाने का आदेश नहीं था। चौकी पे LMG लगी है, लेकिन ट्रिगर दबाने का आदेश नहीं था। और एक पत्थरबाजों की हजूम आता है, वो पत्थर मारता है, हूटिंग करता है, धक्के देता है, और वो हमारा सुरक्षा बल का जवान डिफेंस की बजाय ऑफेंस की बजाय डिफेंस करता है। मैंने ये भी सुना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर किसी फौजी के हाथ में वो टैटू हो, अगर ओम लिखा हो, तो वो छुपाना पड़ता था, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो पत्थर आएंगे। सब आप जरा सोचिए, वही चौक है लाल चौक, जहां ISIS का झंडा चढ़ता था, जहां पाकिस्तान का झंडा चढ़ता था। एक भी स्कूल नहीं था जहां राष्ट्रगान गाया जाए, तिरंगा चढ़ता हो। आज बताओ, कोई है पत्थरबाज? किसी की जरूरत है कि तिरंगा को उतार कर वहां पाकिस्तान का झंडा चढ़ा दे, ISIS का झंडा चढ़ा दे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास भी किया है और विश्वास भी जीता है। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, मेरे को जरा बताइए कि लास्ट जब चुनाव होते थे, ये वाले छोड़ दो, मोदी रिजीम वाले, पोलिंग कितने % होती थी? मैं आपको हब्बा कदल एक विधानसभा है जम्मू शहर की, श्रीनगर शहर की, टोटल वोट पड़े 1050, 550 वाला जीत गया, 500 वाला हार गया। वोट है 1.5 लाख, 1% वोट नहीं पड़ता था। और वो भी क्या होता होगा वो जाने, जो यहां आज पाकिस्तान के नैरेटिव पर डांस कर रहे हैं, पाकिस्तान की ट्यून पर गाने गा रहे हैं, जब ये शासन में थे तो हालात क्या थे? सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने छेड़ी है सर। जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी अगर हम गिने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस रही है आजादी के बाद। तो और आप बता रहे हो सर कि 1% वोटर टर्न अराउंड, मतलब इतनी तो क्या खराब परिस्थिति थी? ऐसा तो क्या उन्होंने चूक की कि क्या नहीं कर पाए कि कश्मीर वाज सो मेस्ड अप फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? ऐसा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की हिमालयन मिस्टेक्स, उसमें से एक जम्मू कश्मीर है। जिस विभाजन पत्र पर जूनागढ़ भारत में आया, जिस विभाजन पत्र पर पूरे भारत के 500 से ज्यादा प्रदेश भारत में शामिल हुए, जो भारत का अंग थे, हमारे अंदर थे, उसी विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर का विलय हुआ। तो आपने 370 और 35A का विशेष प्रावधान क्यों? पंडित नेहरू जी से पूछना चाहिए था। देश ने पूछा कि 2 प्रधानमंत्री भारत में, 2 राष्ट्रपति, 2 ध्वज, और जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट, ये क्या है? और जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर पाकिस्तान की सेना बैठी है, और आप पूछ रहे हो जाके UNO को बताओ हमें क्या करना है। अरे मेरी धरती पर कोई घुसपैठिया आया है, जब तक वो धरती पर है हम UNO को गए? उसके बाद क्या फेलियर्स हुए? देखिए, आप देखिए, पूरे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव था, 65 सीटों पर प्रजा परिषद चुनाव लड़ रही थी, जो राष्ट्रवादी सोच वाले थे। 61 सीटों पर उनके कागज रद्द कर दिए ताकि वो लड़ ही ना पाए। वो अंदर बैठे ही नहीं। वन साइडेड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऑब्लिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑब्लिक अब्दुल्लास ला के वहां बिठा दिए गए। तो ये कहां की डेमोक्रेसी हुई? डेमोक्रेसी की बातें वो करते हैं। अरे उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इंकार कर दिया और ब्लैकमेल किया। लेकिन ब्लैकमेल करने की ताकत किसने दी? किसने दी ताकत?
किसने बाद में एहसास हुआ और उसी लाडले नेहरू जी के सबसे प्रिय लाडले शेख अब्दुल्ला को खुद उन्होंने ही कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया में देशद्रोह के केस में अंदर डाला और आधी रात को कुछ सालों बाद उनको निकाला। वो विधायक भी नहीं थे, बहुमत की कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। उनकी पार्टी का एक विधायक नहीं, फिर उन्हें जिंदा किया। पहले जिंदा किया देश की आजादी के तुरंत बाद और 370 और 35 का पाप किया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसको फ्री हैंड दिया। फिर पाप किया कि उसको पता ही लग गया कि ये देशद्रोह कर रहा है। आप ही ने पकड़ा, आप ही की पुलिस ने पकड़ा, सभी सबूत हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, तो मिडनाइट उसे छोड़कर मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों? ये तो अब राहुल जी को बताना चाहिए। दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को कौन लेके गया? आप सोचिए जरा। आपने एक प्रश्न किया अपनी बातों में कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र से कैसे उठ गया। चुनाव हुआ 86 में, राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला पैक्ट हुआ। उसके बाद वहां चुनाव हुआ। उस चुनाव में फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की गई। जीते हुए को हरा दिया गया और जो सरकार आई जनता का क्रोश बना। लोगों को लगा कि ये यहां बैलेट से कुछ नहीं होता, तो बैलेट से लोगों का विश्वास राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने उठा दिया और वो दौर था। उसके बाद लगातार और सरकार कैसी थी आप कभी सोचिए। फारूक अब्दुल्ला राजीव गांधी नेतृत्व की वो सरकार है जिस सरकार के समय में जम्मू कश्मीर में 1,50,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित यानी हिंदुओं का पलायन हुआ। मिडनाइट, जनवरी का महीना, और उस 90 के महीने में देश का गृह मंत्री कौन था? मुफ्ती साहब, महबूबा के पिताजी। और मुख्यमंत्री कौन था? अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब। वो तो लंदन चले गए। सरकार किस पार्टी की सपोर्ट से चल रही थी? राजीव गांधी जी की। गलियों बाजारों में पोस्टर लगे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या बात कर रहे हो सर? सर घरों के बाहर पोस्टर लगे थे। आप अगर कश्मीरी पंडित तो आपके घर के बाहर पोस्टर लगा था कि अपनी मां सुषमा, अपनी बेटी और अपनी पत्नी इनको छोड़ के चले जाओ क्योंकि उनके पेट से हमें जिहादी पैदा करने। ओ, बाय नेम निकाल कर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था। वो और सड़क, गांव के बाहर पेड़ों पर खून से लथपथ लाशें टांग दी गई थी जिन्हें से खून गिर रहे थे। एक दिन में 1,50,000 हिंदुस्तान के नागरिक अपने ही देश में पलायन करके जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, बॉम्बे आ गए। 1, 2, 4 नहीं, 1,50,000। किसी ने रोका नहीं। प्रशासन क्या कर रहा था सर? प्रशासन तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अब्दुल्ला जी के गाने गा रहा था। सर वो तो चले गए थे, अब्दुल्ला जी तो रिजाइन करके फिर चले गए लंदन। तब तक रिजाइन बाद ने किया। अच्छा। देश का गृह मंत्री कौन था? मुफ्ती साहब। और तो उसके बाद भी रहे। और 1,50,000 कश्मीरी पंडित भारत के अंदर ही विस्थापित होकर बैठ गए। किनके कारण? तीनों पार्टियां दहकते शोलों पर फेंका। अरे साहब कैसे जिए वो? सर अभी जो कश्मीर के हालात है आफ्टर पहलगाम अटैक, अभी वापस मतलब जब कश्मीर वाज एट इट्स पीक व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म वापस से नॉर्मलाइज हो रहा था, सब चीज बराबर चल रही थी और फिर आतंक ने वापस सर उठाया। ऐसी स्थिति में अभी की जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो कितनी केपेबल है कश्मीर को मैनेज करने के लिए? ऐसा है कि चुनी हुई सरकार है, सरकार को अपना काम करना चाहिए, लेकिन हमारी स्पष्टता है आतंक और आतंक के आकाओं को, आतंकियों को छुपाने वालों को हमारी सरकार नहीं बख्शेगी।
हमारी पुलिस फोर्स नहीं बख्शेगी। केंद्र सरकार का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। सुरक्षा के मामले में जीरो टॉलरेंस। किसी सूरत में भी हम अपने नागरिकों की सुरक्षा, उनकी रक्षा में जरा से भी लीकेज नहीं बर्दाश्त करेंगे। सर, आप ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते? कितनी बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए? ऑपरेशन सिंदूर को समझना है तो आपको सर्जिकल स्ट्राइक्स को समझना पड़ेगा। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमने जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर कमिटमेंट से, वचनबद्धता से हम खड़े भी रहे, और भारत का स्टैंड डिल्यूट होने के बजाय प्रखर होकर सामने आया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक 1 की थी, तब उन्हें लगता नहीं था। हमने 2 की, उन्हें पता था होने वाला है, हमने फिर भी किया था। ये ऑपरेशन सिंदूर स्पष्ट रूप से घोषित करके प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने बयान में कहा था, अपने भाषण में कहता, मिट्टी में मिलाऊंगा, आतंक और आतंक के आकाओं को छोड़ूंगा नहीं, और करके दिखाया है। आप सोचिए कि भारत की इस सेना को मैं सलूट करता हूं, शत शत प्रणाम है उनको, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया। कैसे बदला लेना है आपको तय करना है, समय आपको तय करना है, नीति आपको तय करनी, युद्ध कहां करना है ये आपको तय करना, लेकिन निर्देशों की हत्या का बदला लेना है, न्याय दिलाना है, न्याय। और इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री। भारत पर इस बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 मंत्र दिए कि भारत पर पाकिस्तानी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। वक्त हमारी सेना तय करेगी, तरीका भी हमारी सेना तय करेगी, और शर्त भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बक्कियों से भारत नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरप्रत सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे। उन्हें एक ही मानेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे, एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट हो या नॉन स्टेट एक्ट, ये खेल अब नहीं चलेगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारी 7 प्रतिनिधि मंडल आज विश्व के अलग अलग देशों में गए और स्पष्ट कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। सर, ये जो नया डॉक्ट्रिन है भारत का कि हम एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, मतलब हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान से कोई भी आतंकी हमला भारत पे हुआ, सर भगवान ना करे, अगर भविष्य में पहलगाम जैसी कोई घटना होती है तो भारत की जवाबी कार्रवाई क्या होगी विद द न्यू डॉक्ट्रिन इन प्लेस? भारत की सेना की धमक, शौर्य की धमक, साहस की धमक आज पाकिस्तान के अंदर घर घर में गूंज रही है। साहब, बावलपुर कभी गूगल करिएगा कितने किलोमीटर अंदर है? 200 किलोमीटर से ज्यादा। पाकिस्तान के हार्ट में, हार्ट तो पाकिस्तान। वो कहते थे कि कभी भारत यहां पहुंच नहीं सकता। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया है। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, 10 से ज्यादा बड़े आतंकवादी मारे गए हैं, और ये कोई छोटा काम नहीं है। और एक भी सिविलियन, चाहे वो भारत का हो चाहे पाकिस्तान का हो, हमारी सेना ने निशाना नहीं बनाया। एक भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, एक सिविलियन बस्ती को टारगेट नहीं किया। इसके विपरीत पाकिस्तान लगातार उसने प्रयास किया, भारत के नागरिकों को, धार्मिक स्थलों को टारगेट बनाया। लेकिन मैं भारत की वीर सेना को सलूट करता हूं कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत की धरती नहीं छू पाए, आकाश में समाप्त कर दिया। एक भी ड्रोन, मैं कभी एक भी ड्रोन जमीन पर नहीं गिरने दिया। और लोग आज, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जी वो आपने जो मिसाइल चलाई तो इतने लाख रुपए की थी। अरे, दुश्मन का मुकाबला करते समय भारत की सेना रेट लिस्ट निकालकर गोला बारूद मिसाइल नहीं चलाती। दुश्मन की नीयत देखकर, दुश्मन की संख्या देखकर, दुश्मन को जवाब देने के लिए, अपने निर्दोष निहत्थे नागरिकों का
न्याय लेने के लिए चलाती है, और हमने न्याय लिया है। सर आर्टिकल 370 जब हटाया गया, बड़ा ही एक हिस्टोरिक स्टेप था। 10-15 साल पहले अगर हम सोचे तो लग रहा हिस्टोरिक और साहसिक, बड़ा ही साहसिक, मतलब ऐसा लगता था 15-20 साल पहले अगर सोचे तो इम्पॉसिबल बात लगती थी कि ये कभी होगा ही नहीं। सर 1 अगस्त 2019 का फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है कि मोदी 10 जन्म भी पैदा हो जाए तो 370 नहीं तोड़ सकता, 35 इंच। अरे साहब, मैं सचमुच खुश हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब, आधी बात तो आपकी मोदी जी ने पहले जन्म में कर दी। 370 भी तोड़ दिया और 35। और भगवान आपके मुंह में घी शक्कर, मोदी 10 बार पैदा हो और 10 बार ही भारत की सेवा करें, प्रधानमंत्री बने। 370-35 से क्या है भाई साहब? मोदी जी ने 370-35 के साथ साथ आतंक के अड्डों को, आतंक के इरादों को, आतंक की सोच को मिट्टी में मिलाया है। इतना ही नहीं सर, आई थिंक इसका विकास से भी बड़ा नाता है। मतलब मोदी जी चाहते हैं कि घाटी में भी विकास हो, वहां के युवाओं को भी अपॉर्चुनिटीज मिले। तो सर विकास के तौर पे क्या काम हो रहा है? इसे 370 से पहले और 370 के बाद इस तरह देखिए। 370 से पहले क्या था? पत्थरबाज, आप किसी पे केस नहीं चला सकते थे। और 26 मई 2014 से पहले हालात क्या थे? कभी राहुल गांधी से पूछना चाहिए आपको, एक पॉडकास्ट उनका भी करिए कि राहुल गांधी जी, यासीन मलिक जो प्रेस इंटरव्यू में कहते हैं हाँ मैंने नौसेना के लोगों को मारा, मैंने इतने कश्मीरी पंडित मारे, आप उसका फोटोशूट करा रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। प्रधानमंत्री कार्यालय में रेड कारपेट बिछता है, गले मिल रहे हैं, उनके अटैची पहुंचाए जाते हैं उनको। मिनिमाइज करो। अरे आज वो यासीन मलिक जेल में चक्की पीस रहा है। सर वो कभी बाहर नहीं आएगा, राइट? मेरा ये कहना है, ये सोच का दफन करना, इस सोच को दफन करना है। आज क्या है भाई साहब? कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये नारा लगाने वाले दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक बनते हैं। क्या इंपीचमेंट होती होगी, कितनी लीपापोती कांग्रेस करती थी कि एक बयान आता था, एक रात पहले बाटला कांड होता था, आतंकवादी मारा जाता था, आतंकवादी के मरने के बाद एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आती थी कि श्रीमती सोनिया गांधी सारी रात रोती रही कि एक आतंकवादी मर गया है। आतंकवादी मरने पर श्रीमती सोनिया गांधी जी की आंखों से आंसू निकलते हैं। दंतावाड़ा में 200 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान शहीद होते हैं, कभी आंख से आंसू निकला? क्योंकि आपको माओवादियों का वोट चाहिए, मार्क्सवादी पार्टी की सपोर्ट चाहिए, जिहादी मानसिकता का वोट चाहिए, इसलिए जिहादियों के हाथों से शहीद होने वाले सैनिकों के लिए आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलता? कभी बयान आया कि 26 जना की घटना हुई और श्रीमती सोनिया गांधी सारी रात रोती रही? क्यों? सर बयान आया था दिग्विजय सिंह का, कुछ और ही आया था। इसीलिए भाई साहब आपको समझ आना चाहिए, बिफोर मोदी एंड आफ्टर मोदी। बिफोर 370 और आफ्टर 370। आज पहले वहां एक बड़ा उद्योग था पत्थरबाज, आज पत्थर भी वही है, युवा भी वही है, युवा भी वही है। लेकिन हमने उन पत्थरों का प्रयोग वहां सड़क बनाने के लिए किया है, पुल बनाने के लिए किया है, जोजिला टनल बनाने के लिए किया है, और उन युवकों का हाथों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के विकास के लिए किया है। सर ये युवा कैसे देखते हैं मोदी जी को, और उनकी क्या एस्पिरेशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप 2 बातों से अंदाजा लगाइए, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर, 2 बातों से अंदाजा लगाइए। बायकाट की धरती जम्मू कश्मीर, और आज भारी पोलिंग की धरती। ये विश्वास, लोकतंत्र पर विश्वास, भारत के संविधान पर विश्वास, ये पहली बार हुआ, पहली बार। कोई चुन के आया, प्रश्न ये नहीं है लोग घर से निकले, वोट का बटन दबाया। ये वोट का बटन दबाने का मतलब है भारत के लोकतंत्र पर विश्वास। ये वोट के बटन को दबाने का मतलब है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास। और ये विश्वास कौन लेके आया? नरेंद्र मोदी जी।
सर वहां पे सारी चीजों का प्रमाण मिल जाता कि अगर लोग आके वोट कर रहे हैं मतलब उनको कुछ मिला है और वो इसमें वैल्यू देख रहे हैं, इसलिए वो बाहर आप आके वोट दूसरा कर रहे फर्क हैं। भी देखिए, हम्म। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए 10 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में आप जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। अब ट्रेन जा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कहां है, तो बच्चा जनरल नॉलेज का जवाब देता है जम्मू कश्मीर में। ये फर्क आया है। और इन लोगों का शासन था, इन 3 पार्टियां, ये तीनों पार्टियां खलनायक हैं जिनका नाम आपने अभी लिया, इनका शासन था तो जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल था। पूरे विश्व में टेररिज्म कैपिटल का मतलब जम्मू कश्मीर। राइट। मोदी जी ने उस जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बना दिया। टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल, बायकाट से भारी पोलिंग, हड़ताल से 24 घंटे काम करने वाली अर्थव्यवस्था, बंद पड़े दुकान, व्यापारिक संस्थान और होटल से चहल पहल वाला, सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेस वाला प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। राइट। बहुत फर्क है साहब। लोग फोन करते हैं होटल में रहने के लिए, हमें कमरा दिला दो। ट्रेन से जा रहा है कोई, जहाज से जा रहा है कोई, गाड़ी से जा रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर लात मारी है। जनता में आक्रोश है। मैंने, सर आप मानते हैं इसमें सीधा स्टेट इन्वॉल्व है पाकिस्तान? 100% पाकिस्तान की सेना इन्वॉल्व है। वो जो घटनाएं करने वाले, प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा, नॉन स्टेट और स्टेट के मकड़ जाल में मत फंसाओ। वो सलवार कमीज में आया है या पैंट शर्ट में आया है, वो पाकिस्तान का सैनिक है। वो सैलरीड है या पैसे लेके आया है, उसका निशाना एक ही है, निहत्थे निर्दोषों की हत्या करना। और भारत की स्पष्ट सोच है, जिसके हाथों में हथियार हैं, जो भारत के नागरिकों की हत्या करना चाहता है, उसे कब्र में पहुंचाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमने आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवादियों का सपोर्ट सिस्टम भी कम किया है, आतंकवाद की संख्या भी कम की है, और आतंक की सरगनाओं की आयु भी कम की है। आयु भी कम की है। तुम सुबह जर्नल बनाओ, हम रात को मार देंगे। तुम रात को बनाओ, हम परसों नहीं छोड़ेंगे। जो भारत के नागरिकों की हत्या करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। और ये भी स्पष्ट कर दिया पाकिस्तान को, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होंगे, और टेरर चलाने वाला बख्शा भी नहीं जाएगा, और टेरर करने वाले के साथ टॉक नहीं होगी। अगर तुम खून बहाओगे तो पानी नहीं बहेगा, नहीं बहेगा। इतनी स्पष्टता देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने दी है, और भारत की नीति में दी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो दिल गर्व से सीना फूल जाता है। मैं तो सीमावर्ती क्षेत्र का रहने वाला हूं। हमने आतंकवाद को नजदीक से देखा है, लाशों को उठते हुए देखा है। जम्मू कश्मीर में मैं लगातार देख रहा था कि लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक अथाह प्रेम लेकर बैठे थे। आप अभी चुनाव का गणित कुछ भी हो, लेकिन इन तीनों पार्टियों ने कहा था चुनाव से पहले कि ये चुनाव 370 और 35A पर रिफरेंडम है। और मैं गर्व से कहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1,60,000 वोट ज्यादा रेफरेंडम में भारतीय जनता पार्टी को मिले, नरेंद्र मोदी जी को मिले। सीटों का गणित छोड़िए, वोट की बात करता हूं। और जनता ने आज तक की हाईएस्ट सीटें बीजेपी को दी। बीजेपी का हमने ही अपना टारगेट तय किया था पिछली बार, हमने ही उसी गोल को दोबारा अचीव किया है। सर जैसे आर्टिकल 370 हटना एक ऐसी घटना थी कि लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। सर वैसे ही पीओके का वापस आना अभी ऐसे ही, मतलब सालों से ऐसा लग रहा है कि ये कभी होगा या भी नहीं होगा। क्या कभी ऐसा दिन आ सकता है कि हम सुबह उठे और पीओके भारत का हिस्सा हो? ऐसा कि बहुत दुख होता है जब देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नेता 2019 में सदन में खड़े होकर पूछता है कि क्या पीओके भारत का हिस्सा है। मैं हैरान था कि अखिलेश यादव, जिसके पिताजी देश के रक्षा मंत्री रहे,
वो खुद मुख्यमंत्री रहे, सांसद हैं, और ऐसी बातें करें। ऐसी बात। पीओके पीओजेके की पग पग भूमि हमारी है, और ये हमारी कमिटमेंट है, पूरे सदन की कमिटमेंट है कि उसे भारत में वापस लाना है। पाकिस्तान उस पर जबरन बैठा है, जबरन बैठा है। ये पूरा क्षेत्र मां शारदा का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है। जिस तरह नालंदा, तक्षशिला, उसी तरह शारदा, तीनों माओं ने, तीनों धरतियों ने इस देश में संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, देश की सोच को डेवलप किया है। इसलिए पीओजेके की पग पग भूमि मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, मेरे पितरों की भूमि है, मेरी राष्ट्र की भूमि है। उसे भारत में लाना हम सबका दायित्व है, और भारत की सदन की एक मुश्त कमिटमेंट है, वो जरूर पूरा होगा। राइट सर, जब अमित शाह जी ने गरज के संसद में ये बोला था, बड़ा अच्छा लगा कि इतनी क्लियरली गवर्नमेंट बता रहे हैं कि ये हमारी कमिटमेंट है, ये दिस इज व्हाट वी बिलीव कि वो भारत का हिस्सा है और जरूरत पड़ी तो जान दे देंगे उसके लिए। सर, आपने अमित शाह जी के साथ भी काम किया है नजदीकी से। मैं जानना चाहता हूं कि उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली कैसी है, क्या सीख सकते हैं उनसे? मैं एक आपके शब्दों को ठीक करता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम नहीं किया, मैंने उनका अनुसरण किया है। वो मेरे से बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, ये दोनों ही बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, और इनसे सीखने को मिलता है। मैंने इनका अनुसरण किया है, इनको फॉलो किया है। ये मेरे नेता हैं दोनों। प्रधानमंत्री मोदी जी को तो मैं बचपन से एक नायक के रूप में देखता आ रहा हूं। और आपने अमित भाई की बात की है, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उनके टीम में सदस्य था, मंत्री था, और उसके बाद भी महामंत्री के नाते भी हर विषय पर उनका मार्गदर्शन मिलता है। कैसे मोदी जी ने उनको गढ़ा है, कैसे तराशा है, और उनकी बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी जी का अक्स दिखता है। क्या बात कर रहे हो सर? क्लैरिटी Very दिखती interesting, है, very क्लैरिटी interesting. दिखती है। मतलब जिस तरह उनके सोचने का दायरा, उनकी सोचने की सोच, काम करने की क्षमता, पूरा अक्स नरेंद्र भाई का उनमें दिखता है। और मेहनत की तो इन दोनों भाइयों से कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। मेहनत वर्ड छोटा है, मेहनत की प्रकाष्ठा, जैसे नरेंद्र भाई में मेहनत की प्रकाष्ठा, वैसे ही अमित भाई के अंदर एक काम को पकड़ना है तो एंड तक पहुंचाना है। और मैं देश का गृह मंत्री हूं, ये कभी उन्होंने अपने सिर पे इसका भार नहीं रखा है। मैं देश की सेवा में हूं, और क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में उनको काम करते देखा है भाई साहब, वो देश हित में समय की सुई को बंद कर देते हैं, घड़ी साइड पर रख देते हैं कि ये देश का काम है, तो रात 3 बजेंगे कि 4, ये मत देखो, करना है तो करना है। और कई मौकों पर मैंने देखा है कि किसी लोकल एमएलए को फोन करो तो उसका फोन स्विच आता है। तो मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है कि अगर कोई मुसीबत है, राष्ट्रीय कार्य है, तो पहली बेल पे रिस्पॉन्स आता है, पहली बेल पे रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स हेलो वाला नहीं आता, क्या चाहिए, क्या करना है, इसकी क्लैरिटी। तो जितना मैं नजदीक जाके देख पाया हूं कि मोदी जी ने बहुत मेहनत से उनको तराशा है, और मोदी जी का पूरा अक्स, इंप्लीमेशन, क्लैरिटी, आइडियोलॉजी के प्रति समर्पण, स्वच्छता, हार्ड टास्क मास्टर, मेहनत की प्रकाष्ठा, क्लियर विजन, और राष्ट्र के प्रति सब कुछ समर्पित, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। ये कई बार मुद्दे आए होंगे, मैंने देखा उनको,
तो उनके सामने स्पष्ट होता है कि पार्टी या देश, तो देश पहले, देश पहले। बहुत कुछ सीखने वाला भाई साहब। ये आप कभी सोचिए कि बुश जब 9/11 हुआ था तो बुश प्रेसिडेंट थे, तो बुश किसी स्कूल के अंदर बच्चों से मिल रहे थे जब उनको ये पता लगा। लेकिन ऑफिशियली अमेरिका सरकार का पहला प्रतिनिधि ट्रेड टावर्स के पास कोई पहुंचा था तो मिस्टर बुश थे। अभी ये घटना हुई है, प्रधानमंत्री जी बाहर थे, विदेश प्रवास में थे, रुक सकते थे, रात मिडनाइट वापस आए, और जितनी देर में आने में समय लगा अमित भाई को कहा आप तुरंत पहुंचो। और उस जंगल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह खड़े हैं। अभी खून से लथपथ जमीन है, लोगों के मन में गुस्सा है, लेकिन भारत का प्रतिनिधि पहला पहुंचने वाला देश का गृह मंत्री है। अभी आतंकवादी जंगलों में घूम रहे हैं, किसी के भी निशाने पे हो सकते हैं, लेकिन परवाह किए बिना ग्राउंड जीरो पर पहुंचना और जनता के दुख को यहां लेके आना और न्याय दिलाना, भाषण नहीं, न्याय। अब सोचिए जब 9 ठिकाने ध्वस्त हो रहे थे तो जिन 26 लोगों के घर के व्यक्ति गए थे, जिस विधवा का सिंदूर उजड़ा था, वो कैसे फील कर रही थी। सुबह सुबह बाइट आ रही थी लोगों की, टीवी पर आके कह रहे थे आपने हमारा बदला लिया, और वो भी सिंदूर मिटाने निकले थे, और मोदी जी ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। सिंदूर नहीं, तुम्हें मिट्टी में मिलाया है। और 10 हार्डकोर टेररिस्ट, 100 से ज्यादा बड़े टेररिस्ट मारे, और दुनिया को भी बता दिया और पाकिस्तान को भी बता दिया कि भारत की पहुंच, भारत की मार पाकिस्तान के कोने कोने में है, और पनाहगाहों को, आतंक के सरगनाओं को और आतंक को चलाने वाली सरकारों को बख्शेंगे नहीं। सब हमारे निशाने पर है, सब निशाने पर है। ये गौरव का दिन है साहब। मैं तो हैरान होता हूं कि कुछ नेता, कुछ मंद बुद्धि, कुछ बाल बुद्धि पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं। आपने भी एक पाकिस्तान जासूस पकड़ी है, मल्होत्रा। क्या है वो, पाकिस्तान का गाना गा रही थी। तो जो लोग ऐसे समय में जब भारत के सर्वदलीय शिष्टमंडल भारत का पक्ष रखने के लिए और पाकिस्तान का घिनौना आतंकी चेहरा सबको दिखाने के लिए विदेश की धरती पर है, और आप भारत के अंदर प्रेस कर रहे हैं, भारत की वीर सेना से प्रश्न पूछ रहे हैं, देश के सिपाहियों से, देश के जर्नल से हिसाब मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक तरफ भारत की वीर गाथा दुनिया गा रहा है, एक तरफ भारत की धमक से पाकिस्तान के अंदर भूकंप आया है, और आपके प्रतिनिधि, सर्वदलीय प्रतिनिधि, भाजपा के नहीं, सरकार के नहीं, भारत के प्रतिनिधि भारत के डंके की चोट पे पूरे विश्व को बताने निकले हैं, और यहां कांग्रेस और चुटभइये नेता, इंडी गठबंधन के नेता यहां भारत की वीर सेना पर प्रश्न उठा रहे हैं, ग्रेनेड, बम और मिसाइलों की रेड लिस्ट निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको तो। पर भारत, हजारों यात्राएं निकल रही, गांव में झंडा लेके लोग निकल रहे हैं, भारत की वीर सेना को सलूट कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, भारत की वीर सेना की जय हो कह रहे हैं,
और ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य है भाई साहब, दर्दनाक है, शर्मनाक है, दर्द हो रही है इधर कि आप चुप रहो। बोलना नहीं आता तो कम से कम चुप रहो। पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, आप सोचिए जो कल का राहुल गांधी का ट्वीट है वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसाला है। राइट, उन्होंने तो शुरू भी कर दिया उसका हवाला लेके। पाकिस्तान की मीडिया के स्टार बॉय बनने के लिए, मीडिया बॉय बनने के लिए, चार्मिंग स्टार बनने के लिए अपनी मातृभूमि की अस्मिता का सौदा कर रहे हो। अपनी वीर सेना के शौर्य को काम आंकने की छोटी लड़ाई। अरे खड़गे साहब, पूछिए जरा पाकिस्तान से ये छोटी है कि बड़ी है? भावलपुर देख के आइए जाके, छोटी है कि बड़ी है, कि कराची देख के आइए, लाहौर देख के, किराना देख के आइए। ये कांग्रेस में एक फैशन बन गया है कि अपनी सेना, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को गाली देना। ये मोदी जी ने वैसे परसेप्शन बदल दिया, परसेप्शन ही बदल दिया। अब विकास भी और विश्वास भी और संस्कृति भी और भारत का मान सम्मान भी। आर्थिक मोर्चा हो तो भी हम पाकिस्तान को चोट कर रहे हैं। जल का मोर्चा हो तो शायद इन मिसाइलों से ज्यादा दर्द आने वाले समय में पाकिस्तान को पानी पर होने वाली है। 100% त्राही त्राही कर रहा है। राइट। 6 प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रेड और टेररिज्म नहीं चलेगा, बंद ट्रेड। आज पाकिस्तान को समझ आ रहा है, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिस्ट सब समझ रहे हैं कि ये मार पाकिस्तान को सदियों तक सहनी है। आने वाली नस्लों तक ये याद रहेगा कि उन्होंने भारत के निर्दोषों की हत्या की थी, निहत्थों की हत्या की थी। और भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, इंटरनेशनल फ्रंट हो, सुरक्षा का फ्रंट हो या बंगाल का फ्रंट, हर ओर से चोट की है और करारा जवाब दिया है। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन। मैं यहाँ से पर्सनली बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। सर, आपकी हर बात में मुझे देशभक्ति दिखती है। आपकी हर बात में आपकी आंखों में आंसू आ गए 3-4 बार ये बातें करते करते। तो सर, अगर कोई व्यक्ति दिल से फील करता हो देश के लिए तभी ये हो सकता है। तो इट्स वेरी एविडेंट। सर, मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। ये हमने सब आरएसएस की मिट्टी से सीखा है। 100% सर। जो देश के अंदर इतना बड़ा स्वयंसेवकों का संगठन है, उसने दुनिया में अपने देश के लिए काम करने वाले लोगों को पैदा किया। आपको हर फील्ड में, हर देश में अगर भारत की मिट्टी, भारत के महापुरुषों से प्यार करने वाला व्यक्ति मिलेगा तो वो समझ जाइएगा कि संघ की मिट्टी लगी। राइट, 100%। थैंक यू। और मेरी तो फिलॉसफी भाई साहब स्पष्ट है। नेशन फर्स्ट हमें गुड़ती में मिला है, और हमें गुड़ती में हमारे गुरुओं ने कहा है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला, तेरा पाना मीठा लागे, हर नाम पधारत नानक मांगे। क्या बात। तो जो उन्होंने कहा है, हम तो उसको उसकी चढ़दी कला और तेरा बाना मीठा लागे, तो फिर डरना किस बात का। गीता का संदेश ही ये। राइट, गीता का संदेश ही ये है। बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि देश के लिए एक सोच कैसी होनी चाहिए, देश के प्रति कमिटमेंट कैसा होना चाहिए। नागरिक के तौर पे जब हमारे नेता इतना कर रहे हैं, नागरिक के तौर पे हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। और खास करके जो एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा है उसको समझ के उसका विरोध भी करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर। धन्यवाद।